हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि 10th क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम जो है आने वाले हैं और उसके लिए आपको क्विक रिवीजन चाहिए बहुत अच्छा सा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेक्चर की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि ये बहुत फायदे वाले लेक्चर है जो आपके लिए फायदा लेंगे। ठीक है, तो आज मैं केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं, लास्ट चैप्टर का। बड़ा प्यारा और बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है बेसिकली। ठीक है, क्या बोलता है, कार्बन कंपाउंड्स, फिर आपको 4 स्टेटमेंटें लिखी हुई है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिकली गलत बात है। ठीक है, क्योंकि गुड कंडक्टर नहीं होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, वो बैड कंडक्टर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपको मिल गई, देखो, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। मतलब एक तो हो गई सेकंड स्टेटमेंट जो आपको मिल गई, बैड कंडक्टर होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। और थर्ड है आपका, हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, मतलब ताकत वाली फोर्स आपकी लगती है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो कैसा है आपका, तो आपको यहां पर सेकंड ऑप्शन मिल गई है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि उनके बीच में वीक जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, नहीं भाई, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना उनके बीच में बहुत वीक फोर्स होता है, ऐसी आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रही है। मतलब सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। और ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पर सेकंड और फोर्थ लिखा हो, तो सी ऑप्शन है जिसमें आपका ये लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इमेजेस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। भाई कुछ आपके समक्ष स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जैसे ए स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। बी स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने HC डबल बॉन्ड H। ठीक है, और सी स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है बेटा, सी स्ट्रक्चर दिया है ये HCH, ये बेसिकली इथेन का स्ट्रक्चर है देखो। और डी स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपको ये 4 जो है डायग्राम्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ये ABCD डायग्राम्स है बेसिकली। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है, हाइड्रोकार्बन है सारे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलती है। आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड को आप एल्काइन में क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं बेटा, याद करो थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स की होती हैं, एक होता है एल्केन्स, एक होता है बेटा एल्कीन्स, और तीसरा होता है बेटा एल्काइंस। भाई अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है उसको एल्केन कहा जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है उसे एल्कीन कहा जाता है। अगर गलती से कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए उसको एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर इनकी कैटेगरीज डिवाइड हो, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो रखते हैं और ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होते हैं इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखा जाता है। आपको इन 4 स्ट्रक्चर्स में ये बताना तो एल्काइन कौन सी है। फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो एक तो ये ऑप्शन है। बी में जाओ, ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में तो कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। आप इधर जाइए स्ट्रक्चर में, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगी जहां पर A एंड D लिखा होगा। A एंड D देखिए किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका सी होगा आंसर एक्चुअल में। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में भी आपको क्या किया है, बेसिकली
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। इसमें भी आपको डायग्राम्स दी गई है, ठीक है। आपको कुछ डायग्राम दी गई है, उन डायग्राम से कुछ समझाना है अपने आप को। जैसे आपके पास कुछ डायग्राम है, ठीक है, एबीसी करके डायग्राम दिया, देखो ये एक ये डायग्राम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से डायग्राम्स दी गई है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से गिवन डायग्राम्स हैं ये क्वेश्चन में, और ये ड्रॉ तो करनी पड़ेगी समझाने के लिए। ये ए दिया हुआ है, और जो बी डायग्राम है बेसिकली वो ये दी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और एक कुछ डबल बॉन्ड दिए है इन्होंने, ये H H H H H एंड H। और सी डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये इस तरह से, H H, क्योंकि आपको कार्बन की क्या करनी होती है, 4 वैलेंसियां करनी होती है, क्योंकि कार्बन कैसी वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है। ये 3 डायग्राम्स दिए हैं एबीसी करके आपको, और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देखो, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। भाई 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको गिवन है, कैसे, साइक्लिक रिंग की फॉर्म में है बेसिकली कार्बन के, ठीक है, एबीसी करके। आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बेसिकली। अब आप मान के चलो, पहला स्ट्रक्चर कैसा है देखा जाए, क्या कहीं पर आपको यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पे सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कंपाउंड तो सैचुरेटेड है, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। अगर आप इस पे आ जाए, देखो, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तो इट मींस ये दोनों स्ट्रक्चर किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन देखो सी दिख रहा है, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जबकि बी एंड सी आर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आप जो है इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका सैचुरेटेड कहलाएगा, जहां पर डबल ट्रिपल मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स दिखेंगे उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटे, ठीक है। अब आ जाइए अपने 4th क्वेश्चन पे। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या पूछ रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। भाई जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रोजनेशन कैसे करवाते हैं, पहले तो आप रिएक्शन को समझो। भाई हाइड्रोजनेशन में क्या लिया जाता है, इथीन ली जाती है। देखो ये आपने ले ली इथीन, ये इथीन, ये आपने क्या ले ली, इथीन ले ली। जब इसका हाइड्रोजनेशन का मतलब है भाई हाइड्रोजन ऐड करना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, ये कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ली जाती है आपकी, ठीक है। जैसे ही आप इसको हाइड्रोजन देते हैं तो ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2H है भाई, H2 में 2H होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको तोड़ता है, एक H यहां जाता है, एक H यहां जाता है। तो अगर आप देखें तो क्या बनेगा, यहां पे देखो, अब यहां पर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए। भाई पहले कैसी थी, डबल बॉन्डेड, अब कैसी हो गई, सिंगल बॉन्डेड। इस तरह से मतलब आप जब वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं इथीन की, तो ऐसा होता है आपके पास, ये जनरल रिएक्शन होती है इसकी। तो भाई साहब अब क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कुछ चूज करनी है आपने भी, कौन सी रिएक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स करेक्ट दी हुई है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, इट इज एडिशन रिएक्शन। भाई एडिशन रिएक्शन है, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं,
सही बात है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछी है। सेकंड, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। बिल्कुल भाई, आप इस रिएक्शन को निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, कंप्लीट करवाएंगे, प्रोडक्ट तक लेके जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट देखो, द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। भाई इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया है, ये बोल रहा है, तो उस रिएक्शन के प्रोडक्ट में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अभी एक ही ऑप्शन बचता है, पढ़ लो इसको। इन इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। बात ठीक बोली, एसिड देखो ठीक बोल रहा है कि एडिशन है, बट क्या आपको एसिड दिख रहा है यहां पे? नहीं भाई, एसिड कैटलिस्ट तो है ही नहीं। एसिड कैटलिस्ट तो वो होता है जो H+ रिलीज करवाता। तो आपकी ऑप्शन लगेगा इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो उसको टिक लगाएंगे आप, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। रिमेनिंग 3 तो सही है इस रिएक्शन के बारे में। तो ये आपके पास देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसने एक ही रिएक्शन से इसकी 3 बातें बता दी। मान के चलो 3 बातें जो है क्लियर करवा दी एक ही रिएक्शन से, इसके बारे में, हाइड्रोजनेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5th क्वेश्चन क्या पूछा है। भाई कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पी। भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया हुआ है, इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C2H6O। मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन भी है, मतलब हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका बेसिकली। ठीक है, तो बोला है विच इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एज ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज करते हैं। भाई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं? बड़ी मजे की बात है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, फ्रीज मतलब जमना, फ्रीज हो जाना, है ना। भाई ऐसे सॉल्यूशन जिनका यूज आप क्या करते हैं, भाई कोई चीज फ्रीज ना होने पाए, उसके लिए हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जैसे बर्फ वगैरह पड़ती है, अगर सड़क पे बर्फ आपकी फ्रीज हो जाती है, जैसे जो हिली एरियाज है, तो वहां पर नमक का प्रयोग किया जाता है, नमक डाली जाती है NaCl, तो NaCl भी आपका एज अ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज होता है। गाड़ी के जो इंजन का जो रेडिएटर ऑयल होता है बेसिकली, ठीक है, उसमें कहीं जैसे हिली एरियाज में क्या होता है, बर्फ पड़ती है, तो कहीं वो उसका वाटर फ्रीज ना हो जाए, उसके लिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन डाला जाता है, तो वो भी इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। तो ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड में एज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है आपके पास C2H6O। ठीक है, आपको बोला है जो कंपाउंड P है, ध्यान रखें, इस कंपाउंड P की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कंपाउंड Q मिल रहा है। मतलब इसके अंदर आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपको कोई कंपाउंड Q मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको कोई कंपाउंड मिलेगा Q। क्या मिलेगा भाई? Q मिलेगा आपको कोई कंपाउंड। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोल रहा है विच शोज एफरवेसेंस विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई P। आपको ये बोल रहा है कि इनमें से अगर आप उस Q कंपाउंड की रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ कराएंगे तो इफरवेसेंस शो करेगा वो। ठीक है, क्लियर। और आपने उस P को आइडेंटिफाई करना है कि क्या नाम है। 4 ऑप्शंस दी गई है, एक ऑप्शन में मिथेनॉल दिया है, B इथेनॉल दिया है, C इथेनोइक दिया है, D आपका इथाइल मिथाइल एस्टर दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई। अब पहले तो इसको पकड़ो, कार्बन 2, पहले आपने इसको कैसे बनाना है। कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। लिखो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एक ऑक्सीजन भी है O और एक हाइड्रोजन और। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया इसका? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, CH2, और लास्ट में क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप OH आ गया। इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन इथेन प्लस ओल, तो क्या नाम है इसका? इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। अगर आप इसी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां से आपको इथेनोइक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इथेनोइक एसिड मिल जाता है। और इसी इथेनोइक एसिड को अगर आप
बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एफर्वेसेंस देता है बेसिकली। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगी, इसका आंसर होगा इथेनॉल, क्योंकि आपको पी आइडेंटिफाई करना था बेसिकली। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, समझ गए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। अब आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन। भाई सिक्स्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या दिया गया है? Why does carbon form covalent bond instead of ionic bond? क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपका कार्बन होता है ना, जो कार्बन होती है वो भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड ही बनाती है, ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? क्या रीजन है इसका? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर क्या है भाई? जो कार्बन होता है ना, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,4 Kl। एल शेल आउटर मोस्ट है, वैलेंस शेल इसे बोलते हैं हम, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? देखो टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ना, अब ये ऐसी स्थिति पे है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर सकता है। भाई 4 बहुत ज्यादा है लॉस में, भाई एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन तुम देना पागल तो नहीं हुए हो? इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। और ना ऐसा कोई मूर्ख एलिमेंट है जो इसको इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि ये 8 की स्टेबिलिटी बना दे, आगे 8 स्टेबल गैस बना दे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो होता क्या है, ना ये गेन कर सकता ना ये लॉस कर सकता, क्योंकि दोनों ही केसेस में भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज भी करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करने हैं, तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा शक्ति लगेगी उसको गेन करने के लिए भी, लॉस करने के लिए भी। तो इतनी इसके पास क्षमता नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता फिर कि ये गेन कर दे लॉस करके, या पॉजिटिव बना दे या नेगेटिव बना दे। इसलिए इसके पास सिर्फ एक ही रीजन रहता है कि ये क्या कर रहे, कोई ऐसे 4 एटम ले जिसके साथ क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जहां शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग, ना एक से कम हो रहा है ना दूसरे से कम हो रहा है, ना दूसरे के पास जा रहा है, बोलेंगे हम साथ साथ हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ साथ, ठीक है ना। तो ये दोनों देखो शेयरिंग से आपके बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो इसका ये रीजन है बेसिकली, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगती है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। बी क्वेश्चन क्या है इसका? बी क्वेश्चन है कि कार्बन जो है आपका ना ही 4+ इलेक्ट्रॉन बनाता ना 4 नेगेटिव आयन बनाता है। ये क्यों नहीं है? तो भाई कारण सेम ही है, सेम कारण है, ठीक है भाई, इसका सेम कारण है, सेम रीजन है इसका। क्या रीजन है भाई? जब उसने 4, देखो 4+ का मतलब है कि वो क्या करे, लॉस करके ये आयन बनाए। 4 नेगेटिव का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेके आपका ये आयन बनाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, भाई उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो 4 नेगेटिव भी नहीं बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको जब वो गेन करना होगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में। जब इलेक्ट्रॉन भाई 4 आ रहे हैं, 4 पहले से बैठे हैं, वो तगड़ा रिपल्शन लगा देंगे। जब वो तगड़ा रिपल्शन लगाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगी वो चीज आपकी। तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है, कार्बन इस तरह के आयंस नहीं फॉर्म करता है। अगला सवाल, सी पार्ट क्या है इसका? भाई बेटा सी पार्ट ये बोलता है कि कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि ये जो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग से कंपाउंड बनाते हैं, उनके जो मेल्ट करने के पॉइंट और बॉइल करने के पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई कंपाउंड मेल्ट हो जाए या बॉइल हो जाए, ये लो क्यों होते हैं इनके? ये आपने कारण ढूंढना है। क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पहले ही उसमें, कि जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर
उन मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत वीक, आप इजीली तोड़ सकते हैं। अगर फोर्सेस वीक होंगी तो इजीली बॉन्ड टूटेगा, जब इजीली बॉन्ड टूटेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, कम टेम्परेचर पर भी वो बॉइल या मेल्ट हो जाएगा। तो ये रीजन है इसका, ठीक है, ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, टू मच लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं इसको, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि भाई साहब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो घूमे फिरे मोटाइल हो। हमने मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा था कार्बन के, ठीक है, क्वेश्चन भी आए थे वहां पे। तो ऐसा होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयन के चलने से, जब वो चलेगा ही नहीं तो कैसे होगा, समझ गए ना मेरी बात। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन देखो किस किस ईयर में आया है। क्या क्वेश्चन बोला है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो ए पार्ट इसका बोल रहा है कि आपने क्या करना है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बेसिकली। तो ये बड़ा प्यारा सा है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो क्लोरीन क्या होता है, Cl2। एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 17 होता है। अब देखो इसकी एक क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, 2 8, 7, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 Cl2 कैसे जुड़ेंगे आपस में, देखो एक क्लोरीन पे कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन पे भी यही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन बोलता है यार मैं एक इलेक्ट्रॉन, बड़ी दिक्कत वाली बात है, ले मैं सकता नहीं, देना भी पाप है मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई तू भी अकेला मैं भी अकेला, तो एक दूसरे को बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग से ही बॉन्ड बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तू देगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसी से बन जाता है आपका ये जो बीच में बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ये कैसी बॉन्ड बन रही है आपकी, कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, समझ गए होंगे मेरी बात आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और आप इस बात का ध्यान रखें, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपको 11th में भी मिलेगा। अगर आप 11th में साइंस पढ़ेंगे 11th में मिलेगा, केमिस्ट्री में 12th में भी मिलेगा, सोचो। तो ये तो आप अभी खा जाओ इसको जितना हो सकते हो। इसने बोला कि अगर ये मीथेन है, देखो मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन है भाई मेरे, 4 हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन जब आप Cl2 क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहां से क्या करना होता है आपने, देखो भाई कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। इसको क्लोरीनेशन बोलते हैं कि किसी एल्केन के अंदर आपने क्लोरीन डाली, ठीक है। और यहां क्या है, Cl2 है। आपने कुछ नहीं करना, आप ये देखो इस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ ले जाओ, ये Cl इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl। समझ गए होंगे आप इस बात को। फिर ये फिर टूट जाता है, फिर ये अगले बार जाता है, आगे जाता है, फिर आप जैसे क्लोरीन और डालेंगे, एक्सेस में डलती है ये, बट आपने इतना याद रखना है। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इसमें से सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। तो ये बन रहा है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, कौन सा है, मिथाइल। क्या नाम है इसका, मिथाइल। क्यों, अब देखो ध्यान से समझना सर, मिथाइल की, मिथेन क्यों नहीं बोला हमने इसको, इसलिए नहीं बोला, आप ध्यान से समझे। जैसे अगर 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं इसके अराउंड, ठीक है, तो ये एल्केन है। अगर 4 से 1 हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है और 1 बॉन्ड फ्री बच रहा है। इसको एल्काइल टर्म यूज की जाती है। और ये एल्केन कौन सी है, मीथेन है, तो मिथाइल बोलेंगे इसको, और क्लोरीन लगी है तो क्लोराइड बोलेंगे। समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है। एक्चुअल में ये कहानी यहां पर हो रही है, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
मतलब दूसरे को हटा के खुद लग जाना। Cl उसने एक हाइड्रोजन को हटाया और खुद लग गई उसकी जगह। या इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल क्यों बोलते हैं? फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अगर आप आगे भी कराना चाहते हैं आगे भी करा सकते हैं। एक और Cl2 देंगे, एक और Cl रिप्लेस हो जाएगा तो बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाओ CH2 Cl2, एक और Cl2 डालो तो एक और Cl मिलेगा, तो यहां पर एक CHCl3 और इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। याद करो, मूवियां देखते हैं आप, गुंडे क्या करते हैं, रुमाल लगाते हैं और बेहोशी, तो वो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है ना, जो बैन हो गया आजकल हॉस्पिटल्स में, ठीक है। अब अगर एक और दिक्कत है, एक और बार, मतलब जब तक H नहीं हटा तब तक क्लोरीन जुड़ते जाएंगे। जैसे ही H हट गया, देखो क्या बचा, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक और Cl लगाओ तो CCl4। खूब पढ़ेंगे इनके बारे में आप हायर क्लासेस में। आप अगर यहां तक भी लिखेंगे तो बेटर है। हो क्या रहा है, पूरी रिएक्शन को समझाने का मेरा मतलब यही है, हो ये रहा है, एक चीज हट रही है दूसरी चीज लग रही है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना वैल्यूज को। इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है आपका। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसी में पूछा था, देखो आपसे पूछा है सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहा है कि नेम द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स टू एसिड। भाई ऐसे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े हुए हैं पीछे भी, क्या होते हैं, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद के पास रख ले। तो ऐसे दो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं, एल्कोहल से एसिड बना दे। किसी एल्कोहल को एसिड में, जैसे मान लो इथेनॉल है, उसने इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है ना। जैसे इथेनॉल है उसको आपने इथेनोइक एसिड में बदल दिया। तो सबसे खतरनाक होता है आपका सबसे पहला पोटाशियम डाइक्रोमेट, जिसको बोलते हैं K2Cr2O7। एक तो ये होता है आपका, और दूसरा ध्यान रखना, ये सारे के सारे कैसे, एल्कलाइन। ये होता है आपका बेसिकली, ये आपका एसिडिफाइड है, और दूसरा KMnO4, ये एल्कलाइन होता है, ठीक है, एल्कलाइन। इसका नाम होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है पोटाशियम परमैंगनेट। ये इतने खतरनाक है भाई सी, ये इतने खतरनाक है कि आप देखो इनका कमाल, इनका कमाल देखें आप। जैसे मान लो आपने ये लिया हुआ है CH3CH2OH, एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होने का मतलब है भाई ये ऑक्सीडेशन करता जाएगा जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाएगा, एसिड नहीं बन जाएगी। एक बार ऑक्सीडेशन कराने से यहां पर CH3CHO मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, फिर जब फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देगा तो मिल जाएगा CH3COOH। ये रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग का मतलब भाई करवाता रहेगा जब तक उसको फाइनल एसिड नहीं। अब एसिड का थोड़ी ऑक्सीडेशन करेंगे आप भाई, वो हुए तो बेवकूफी नहीं हो जाएगी। आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं एसिड का भी, सोचने की बात है। ये आगे ये कांड मत कर दीजिएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ पता चला बच्चे कुछ और ही बना के आ गए, 4 ऑक्सीजन वाला बना के आ गए, तो वो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। एक तो इसने सी पार्ट में ये पूछा था, दो पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट, मतलब पोटाशियम के हैं ये आपके। अब इसका देखो डी पार्ट क्या पूछा है इन्होंने। डी पार्ट में दिया है लिस्ट 4 डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड और आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड में आपको डिफरेंस बताने हैं 4 भाई। ये एक तो भाई ये कैसे बन रहा है, ये एक दूसरे की शेयरिंग से बन रहा है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, ठीक है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे सोडियम है आयोनिक कंपाउंड, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। जैसे Cl आ गया, Cl क्या करेगा, इसी को खाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन को खा के क्या बना देगा, Cl-, और इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा।
मतलब जो जो इसने दिया वो इसने लिया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। यहां थोड़ी कंप्लीट ट्रांसफर होगा मेरे प्रभु, यहां तो शेयरिंग से आएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे HCl है, हाइड्रोजन के पास एक है, क्लोरीन के पास देखो 7 होते हैं, लास्ट में तो एक ही बचा। ये देखो इसने शेयर किया, दोनों ने आपसी मेलजोल से बॉन्ड बना दिया बेसिकली। तो इस तरह से आपने करना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जो कोवलेंट कंपाउंड है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो आयनिक कंपाउंड है उनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करने में और बॉइल करने में। तीसरा, अगर ये लो मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग है तो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएंगे आपके बेसिकली। और ये बेसिकली जो कोवलेंट कंपाउंड है मेनली, ध्यान रखना मेनली टर्म यूज किया, नॉट ऑल, एक्सेप्शन भी होती है, मेनली ये गैसेस या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये मेनली क्रिस्टल्स मतलब सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे आपके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं आप। अब नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन। भाई 8th क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट हैं, बड़ा इजी सा है। आपको ए पार्ट में यह पूछा गया है कि जो कार्बन होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है बेसिकली। 2 इसके रीजंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, 2 कारण होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, एक तो सबसे पहला कारण है इसका कैटिनेशन, और दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बड़ा इजी है, ध्यान से समझिएगा। भाई कैटिनेशन क्या होता है? वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन ढेर सारे एटम्स के साथ जुड़ के कार्बन 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 एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाए। जैसे ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, मतलब वो एटम्स जुड़ते जा रहे हैं, कार्बन जुड़ती जा रही हैं। अब अगर नंबर बढ़ते जाएंगे तो कंपाउंड का नाम भी चेंज होता जाएगा बेसिकली, बात है ऑब्वियस। कार्बन के नंबर चेंज होते जाएंगे तो उसका नाम भी चेंज होता जाएगा, कंपाउंड का नाम बदलता जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी आपकी स्लाइटली, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा इस कैटिनेशन की वजह से। दूसरी टेट्रावैलेंसी, दूसरी क्या है? टेट्रावैलेंसी। भाई टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब है 4, बैलेंसी मींस बैलेंसी, भाई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके। मतलब ये क्या करता है, कार्बन 4, देखो कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन लिया, तो ये क्या कर रहा है, 4 स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 4 स्टेबल सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है बेसिकली आपका। तो इसलिए ये 2 कारण हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, जिन रीजंस की वजह से कार्बन आपका लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। अब आओ बी पार्ट देखते हैं इसका बेटा। तो आप देख सकते हैं दिया हुआ है ये क्वेश्चन में बी पार्ट इसका साथ में। तो बी पार्ट क्या बोलता है? बी पार्ट बोल रहा है व्हाट इज कैटिनेशन। अभी समझाया भाई, लॉन्ग चेन बनाने की क्षमता कार्बन की, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कार्बन ही हो, और भी हो सकते हैं। छाप थोड़ी लगा दी भी कार्बन ही बनाएगा, और भी फास्फोरस भी बनाता है, फास्फोरस, बट ज्यादा जो पावर होती है वो कार्बन की होती है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोवलेंट बनाता जाएगा एटम, और एक चेन भी बन सकती है, रिंग्स भी बन सकती है, ठीक है। कैटिनेशन मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका एक तो छोटा साइज होता है और स्ट्रांग होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि इसको, इसकी स्टेबल को बहुत जो है मतलब इसकी चेन को स्टेबल बना देता है, ठीक है। अब सी, एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन विद सूटेबल एग्जांपल। अरे भाई साहब, टेट्रावैलेंसी को आपने एक्सप्लेन कर रहा है, अभी मैंने एक्सप्लेन की विद एग्जांपल के साथ। मीथेन का स्ट्रक्चर बताया, भाई कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, 2 4, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैंने क्या करना, मान लो हाइड्रोजन लाता हूं मैं, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड बन रहे हैं,
ये टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कौन हो गया, मीथेन बोलेंगे इसको, CH4 का स्ट्रक्चर है ये। तो एक्सप्लेन हो गई टेट्रावैलेंसी। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को भी, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। CO2 का भी यूज कर सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये देखो CO2, ये भी टेट्रावैलेंसी से ही फुलफिल होता है आपका। 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन और कुछ नहीं करना है। तो आपकी मर्जी है, आपको जितने एग्जाम्पल आते हैं वो करते जाओ। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात। तो देखो अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। बेटा इसका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 पार्ट है इसके। ए पार्ट में बोल रहा है कि 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं आपने ब्यूटेन के लिए। भाई ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटेन के लिए आपने 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, सब समझना ध्यान से, समझाऊंगा मैं। C4H10। भाई आइसोमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, समझिए। आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स स्ट्रक्चर, समझना ध्यान से। आइसोमर वो होते हैं, जैसे 2 कंपाउंड दे दिए तुम्हें, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यही है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट जब आपने उनके स्ट्रक्चर देखे तो वो अलग अलग हैं। भाई देखो 2 करने हैं ड्रॉ। एक तो आप कर सकते हैं ये वाला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस तरह से C4H10 फॉर्म करना है आपने, ठीक है। तो ये देखो इस तरह 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कैसे बन रहा है, आप कंप्रेस करके लिखे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, इस कार्बन के साथ 2, इसके साथ 2, और लास्ट टर्मिनल्स पर तो 3 ही होंगे। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक चेन में बन रहा है, एक चेन में बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, मतलब एन नंबर्स, कार्बन के एन नंबर 4 हैं बट एक चेन में है वो, इसको एन ब्यूटेन बोलेंगे। अब सर हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दे। एक और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रेट चेन बनाई थी। अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखो अब देखो, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब मैंने कहीं इसकी पोजीशन चेंज कर दी, कहीं मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल मान लो 1 कार्बन अभी यहां लगा दिया, तो अब देखो हाइड्रोजन कितने आएंगे, इसके पास तो 3 ही आएंगे, इसके पास भी 3 ही हाइड्रोजन जाएंगे, इसके पास 1 आएगा, इसके पास 3 आ जाएंगे। तो क्या बनेगा, देखो CH3, इस CH के साथ आपका क्या है, साथ में देखो इसके साथ क्या है, CH, और साथ में क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। जो ब्रैकेट में लिखना जो ब्रांच होती है, फिर आपका आगे क्या हो गया, CH3 आ गया। अब यहां पर अगर कार्बन के नंबर काउंट करें 4, हाइड्रोजन फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी यही है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, और स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखें स्ट्रक्चर्स इनके अलग अलग है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, CH3 CH CH3 CH3। अब ध्यान से समझना, ये जो इतना हिस्सा होता है ना, ये वाला स्पेशल पार्ट है, ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, उसको आइसोमर लिखेंगे आप। फिर ये जो ये पार्ट होता है ना, ये कहीं भी मिल जाए, CH3 CH और CH3, और ये बॉन्ड कुछ भी जुड़ा हो आगे, ये इतना हिस्सा कहलाता है आइसो। क्या कहलाता है बेटा, आइसो। क्या कहलाता है, आइसो। आइसो इसके लिए यूज किया, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सारी एल्केन है, ब्यूटेन, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन। मतलब 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किए, एक एन ब्यूटेन और दूसरा बेटा आइसो ब्यूटेन। ये 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन के लिए। एक नियो भी होता है, नियो में 3 मिथाइल लग जाएंगे और 1 बॉन्ड फ्री बच जाएगा आपका, वो ध्यान रखना है आपने, समझ गए होंगे आप इस बात को। जैसे अगर मान लो न्यू ब्यूटेन बोल दें तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3, ठीक है, और 1 बॉन्ड CH3, ये नियो ब्यूटेन होता है, ठीक है। आप देखें पूरा वो ही वही जाएगा आपका।
अभी इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखो, एन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल आपसे क्या पूछा गया है भाई, देखो आपसे बोल रहा है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड कौन होते हैं, जहां पर आपको ये दिखने को मिलेगा CHO। कीटोन कौन होते हैं, जहां पर ये C डबल बॉन्ड हो। ध्यान रखना है इस बात का, ये C डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में फंसता है, मतलब 3 कार्बन होने चाहिए मिनिमम, तब जाके आप कीटोन बोल सकते हैं, तभी कीटोन एग्जिस्ट करेगी। मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बोल रहा है कि कीटोन और इसका सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इनको। जैसे ये है, मान लो C3H6O, अब कैसे पता चलेगा हमें कि ये क्या है आपका। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं CH3 CH2 CHO, देख लो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, मिथ इथ प्रोप, तो ठीक है प्रोपेन है, ठीक है प्रोपेन है। और इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगते हैं, यूज करते हैं, अल लगते हैं, तो ऐड कर दीजिए 1 अल, और यहां पर ई क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि अगर वावल आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनल, मतलब ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसी को आपने करना हो ऐसे, देखो C ये डबल बॉन्ड O लगा दिया C, तो ये क्या हो गया CH3 CH3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका क्या नाम है, प्रोपेनोन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। भैया जो 10th क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला क्या है कि कोई कार्बन कंपाउंड P है, कोई कार्बन कंपाउंड P है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसको नाम P दिया है, हैज 6 कार्बन एटम, जिसमें कितने कार्बन के एटम है, 6 कार्बन के एटम है। कितने कार्बन एटम है, 6, मतलब हेक्स, ठीक है। एंड 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। देख लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर देख लो इसका, 1 2 3 4 5 6, लगा दो हाइड्रोजन। ये ध्यान रहे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तो बेटा गलत हो गया काम यहां पे, ठीक है ना, ये तो काम गलत है, ये तो एल्केन है। अब देखो, आप ध्यान समझना, मैं आपको समझाता हूं। जो एल्केन होती है ना, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो एल्कीन होती है, ये सिंगल बॉन्ड वाले के लिए है, डबल बॉन्ड वाले के लिए CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए होता है CnH2n-2। n क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। अब यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर यहां 6 फिल करता हूं, ध्यान से समझना, आपने यही तो आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आपने क्रॉस चेकिंग करनी है। यहां पे इनमें आपने क्रॉस चेकिंग करनी है, भाई कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला में फिल करेंगे, फिर वहीं से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 6 रख लूं कि 6 कार्बन है, तो कितना आ जाएगा, आप देखें C6H2 × 6 + 2, तो कितना हो जाएगा C6 2 6 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। मतलब अगर एल्केन होती तो हाइड्रोजन 14 होते, तो सर मतलब एल्केन भी नहीं है। अब इस पे आ जाइए CnH2n+2, CnH2n, कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 × कितना हो गया, n की वैल्यू 6, ओहो हो C6H12। अरे तो यही तो दिया था, C6H12 दिया ना, तो इसका मतलब है सर ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, एल्कीन है। तो इतना तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि सर ये एल्कीन तो है, ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया है। अब इसमें पूछा क्या है, देखो इतना हमें पता लग गया। अब पहला ही सवाल देखो, पहला पार्ट इसमें, इज पी द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछा कि सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अगर सिंगल बॉन्ड होता सारे, नहीं,
ये एल्कीन है, हमने अभी पता लगाया, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, उसको फॉलो कर रहा है ये। एल्कीन होगी तो जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल होंगे हाइड्रोजन नंबर के, जबकि उसमें क्या होता है, डबल से 2 प्लस होते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं एल्केन के फॉर्मेट में, और पीछे वाले में 2 कम होंगे। अगर C6H10 होता तो वो एल्काइन होती है आपकी, तो ये ध्यान समझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ भी करना है उसको, तो आप लिख सकते हो, कुछ भी बना दो, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए, 4, अब 5 6, इसके बीच में आप डबल बॉन्ड बना दो, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ध्यान रखना, कार्बन एक गलती बच्चे बेवकूफी करते हैं, यहां पर CH2 और डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, यहां भी CH2, अरे मूर्खों, तो यहां पर अगर तुम क्या करोगे, देखो CC, हाइड्रोजन भी 2 लगा रहे हो, यहां भी डबल बॉन्ड है, ओ हो 1 2 3 4 5, ये तो मूर्खता नहीं हो जाएगी, 5 थोड़ी पेंटावैलेंसी थोड़ी होती है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए एक हाइड्रोजन कम होता है यहां पे, समझ गए। तो ये हमने स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया आपको, भाई एल्कीन है ये, हेक्सीन पढ़ेंगे इसको हम, क्योंकि फर्स्ट है ये, तो फिर अलग अलग आइसोमर बनते जाएंगे, आपके सिस आइसोमर भी बन सकता है, ठीक है, ट्रांस हो तो बड़ी बातें हैं आगे की। तो बी पार्ट, बी भाई, डिस्क्राइब अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो सर हमने तो लिख दिया, हमें पता था तरीका, बट कंपाउंड दोगे उसमें थोड़ी बॉन्ड दिखेंगे तुम्हें, केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, आपको बोलना है जी ये इथीन है, ये इथाइन है, अब आप क्या करो, टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा हमें कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये तो हमने लिख के बताया, वहां कैसे आप बताएंगे, लैब के अंदर थोड़ी आपको बॉन्ड दिखेंगे, ओ जी सर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, उसमें तो कुछ टेस्ट होंगे, तो उस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी टेस्ट को अगर आपने सैचुरेट करना है, सैचुरेशन पता लगाना है भी ये एल्केन है कि नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कौन सा, Br2 वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसके लिए परफॉर्म की जाती है, टेस्ट फॉर सैचुरेशन के लिए, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, पी लिया आपने, उसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, मैं ले लेता हूं इसको कंपाउंड को, CH3 CH2 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 2 3 4, ठीक है, 5 ये CH और 6 ये, भाई जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, Br2 प्लस वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही ब्रोमीन वाटर का इसमें एडिशन करते हैं आप बेसिकली, तो होता क्या है, ब्रोमीन वाटर जो है डीकलराइज हो जाता है, कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, कैसा हो जाता है, डीकलराइज। अगर मान लो इस कंपाउंड ने इस सॉल्यूशन का कलर उड़ा दिया, गायब कर दिया, डीकलराइज कर दिया, तो मान के चलिए कैसा है, या तो ये एल्कीन होगी या ये एल्काइन होगी, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया, जिससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर ये कलर को उड़ा दे, अगर नहीं उड़ा कलर, तो मान के चलो ये एल्केन ही है, तो आप किसी के लिए परफॉर्म करवा सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, पर इससे ये नहीं आपको पता लगेगा कि ये एल्काइन है कि एल्कीन है, आप सिर्फ इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पता लगा सकते हैं। सैचुरेटेड भी 2 टाइप की होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, वो नहीं लगेगा इस टेस्ट से पता, यहां से सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड्स वाला और सिंगल बॉन्ड वाला वो आइडेंटिफाई होगा, तो ये चीज ध्यान रखें। ये तो दिख रहा है ना, रंग उड़ गया उस सॉल्यूशन का, रंग उड़ गया सॉल्यूशन का, मान के चलो वो अनसैचुरेटेड, वो एल्कीन भी हो सकती है, वो आइदर आपकी एल्काइन भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखें विशेष आप इसका। सी क्या बोला है सर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग पी इन एक्सेस ऑफ एयर। भाई आप अगर इसको एक्सेस ऑफ एयर में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इससे आपको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है, ये आंसर है इसका, समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं हम। इसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, 11th क्वेश्चन है, इसके ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपसे, व्हाई इज इथाइन यूज्ड फॉर वेल्डिंग बट नॉट इथाइन। भाई जो आपका बेसिकली वेल्डिंग जब करते हैं ना, इथाइन आप यूज करते हैं उसमें, ठीक है, आप उसमें इथाइन यूज करते हैं बेसिकली,
ठीक है। बट कभी भी देखो, जैसे इथाइन है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो इथाइन है, इथाइन क्या होता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप अकेले वेल्डिंग में यूज करते हैं प्लस, बट अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन दे दूं तो ये कभी भी यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है, ये आपसे रीजन पूछा हुआ है। और इसी की आपने बी पार्ट में क्या करनी है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है आपने इसके लिए, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो होता क्या है बेसिकली, जो इथाइन होती है ना, इथाइन होती है बेसिकली, जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ वेल्ड करते हैं, किसके साथ वेल्ड करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वेल्ड करते हैं, तो इथाइन ऑक्सीजन की फ्लेम बनती है, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर पे आपने देखा होगा जब वेल्डिंग करते हैं बेसिकली, तो वहां हीट जनरेट होती है, ठीक है, चिंगारियां दिखती हैं आपको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, तब आपकी क्या बनती है, इथाइन ऑक्सीजन फ्लेम बनती है। क्या बनती है, इथाइन ऑक्सीजन फ्लेम निकलती है। बट अगर आप कहीं गलती से एयर और इथाइन का मिक्सचर ले लेते हैं ना, तो वहां सूटी फ्लेम निकलती है, काले काले रंग की, जैसे वो डस्ट बैठ जाती है ना, सूटी फ्लेम उसको बोलते हैं। लो टेम्परेचर फ्लेम उसे बोलते हैं, कम टेम्परेचर पर ये चली जाती है, और वो वेल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं होती है आपकी। अब अगले बी पार्ट में इसका क्या बोला गया है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपने कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, किसके लिए, पहला कंबस्शन ऑफ मीथेन के लिए। भाई ये आपका उसमें से है, कंबस्शन एल्केन के प्रॉपर्टीज में से है, केमिकल प्रॉपर्टी। कंबस्शन ऑफ मीथेन के लिए आपने रिएक्शन लिखनी है। भाई अगर आप इस कंबस्शन का मतलब है बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में जलता है भाई, कोई चीज, ऑक्सीजन चाहिए होती है। भाई आप मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वहां से आपको जलती है, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ध्यान रखें, यहां भी आपको ये दो करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ये बन पाएगा, तभी तो हाइड्रोजन बैलेंस हो पाएंगे। क्यों भाई, है ना। तो यहां भी आपको ये खेम करना पड़ेगा फिर, ठीक है, आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, तब होगी 4 ऑक्सीजन, यहां भी 4 ऑक्सीजन होंगे कंप्लीट, ठीक है। कार्बन 1 या हाइड्रोजन 4, यहां भी हाइड्रोजन 4, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या बोला है, ऑक्सीडेशन कर दो इथेनॉल का, भी मैंने बताया, CH3CH2OH, इथेनॉल ये होता है ना, 2 कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, KMnO4 हो गया आपका, एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है, और आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट होना चाहिए। तो क्या बनता है, CH3, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, खत्म कहानी, CH3 CH2OOH COOH, ये बनता है। पहले बनती है एल्डिहाइड, फिर बनता है आपका ये, प्लस क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, मैंने पहले ही उसमें कराई आपको, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, तीसरा क्वेश्चन था आई थिंक। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन में क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम या कोई पैलेडियम ले लिया, कोई भी ले लो इसमें से, तो क्या करेगा, HH जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाए, इथेन बन जाएगा, CH3CH3। कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड हटाने के लिए एक कंप्लीट H2 लग रहा है, फिर हाफ बट जाएगा वो आपका, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दो, बॉन्ड हटा दो, दैट सिंपल। अब देखो ये जो 12th क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्स, कोई एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर बोला है कि 2 कार्बन है, बेसिकली कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है। इन इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, और उसका जो सफिक्स है, आपने नेमिंग पढ़ी होगी, सफिक्स का मतलब जो अंत में जुड़े, सफिक्स में ओल लिखा हुआ है, तो आप उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें क्या नाम है। आप सिंपल सी बात है भाई, 2 कार्बन का मतलब हो गया इथ, ठीक है, ओल का मतलब हो गया इसके साथ में OH लगा है, तो करिए कंप्लीट, देखो क्या बोलेंगे इसको, 2 कार्बन इथेन, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा है, 1 ओल, E ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे और पीछे साथ में A, E, I, O, U एंड Y आ जाता है ना, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है फर्स्ट लेटर को, तो फिर क्या बन गया आपका
इथेनॉल। क्या नाम है इसका कंपाउंड का? इथेनॉल नाम है, क्योंकि अल्कोहल के लिए आपका क्या लगता है? ओल लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, बी पार्ट क्या बोला है। ठीक है, व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन एक्स, मतलब आपको यह तो पता लग गया कि ये सर एक्स जो कंपाउंड था वो कौन था? इथेनॉल था, CH3CH2OH। अब बी पार्ट में इसके बारे में क्या बोला है? बी पार्ट में ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई क्या होगा जब आप इस एक्स को, मतलब इथेनॉल को एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। एक्सेस ऑफ H2SO4, H2SO4 भाई अथाह लिया हुआ तुमने, एक्सेस लिख रखा है, और 443 केल्विन का टेम्परेचर लिया हुआ है। अगर आप इतने टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो भाई क्या होगा? उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी बतानी है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये क्या काम करेगा इसमें वो भी आपको बताना है। देखो जब आप इसको ट्रीट करते हैं बेसिकली तो ये किस में चला जाता है? डिहाइड्रेशन में चला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन बेटा? डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकल जाना, बोलते हैं डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन होगी जी, पानी की कमी होगी गर्मियों में, मतलब इसमें से कहीं ना कहीं हम वाटर लॉस करवाएंगे। अगर यहां से पानी निकला तो समझो मेरी बात, पानी जब निकलेगा H2O निकल जाएगा तो आपके पास बन जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी आप अल्कोहल की कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना, जब भी आप अल्कोहल की एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करवाते हैं तो वो क्या बना देता है? एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है बेटा? एल्कीन बना देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है बेसिकली। ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन ये है 443 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो सर ये जो H2SO4 है ये क्या काम कर रहा है ये भी तो पूछा है रोल। इसको बोलेंगे ये डिहाइड्रेशन करवा रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे इसको। ऐसे एजेंट जो रिएक्शन में पानी की कमी करवा दे, पानी को रिलीज करवा दे, उन एजेंट्स को बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। भाई वाटर लॉस करवा दो, बाकी कर दो, बट ठीक है ना। आपने H2O रिमूव कर दिया यहां से और इसके बीच में डबल बॉन्ड चिपका दी तो एक हाइड्रोजन कम भी हो जाएगा फिर आपका। तो ये ध्यान रखें आप, प्लस वाटर निकल गया, देखो लिख दो वरना तुम लिखोगे नहीं, यही तो जरूरी है। फिर बोला है अगले सी पार्ट में नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड, नाम बोल दिया हमने, यही तो भाई जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे इसको, C2H4। देखो जितने कार्बन थे उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन के नंबर है, मतलब CnH2n। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके भी 3 पार्ट है। ए पार्ट क्या बोलता है ध्यान से समझे, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं ऐसे आपको टैली करवाऊंगा। ठीक है, व्हाई इज प्योर इथेनोइक एसिड, ये प्योर इथेनोइक एसिड होता है ना, इथेनोइक का भी देखो, इथेनोइक का मतलब हो गया CH3 2 कार्बन है, COOH एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम, ये जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? ये आप, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअल में। बेसिकली होता क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियर टाइप समझो आप, फ्रीजिंग से रिलेटेड है ये, मान के चलो ऐसे समझ सकते हैं आप। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आप इसको 16.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाते हैं ना, ये इतने पर ही क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। इतने ही टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा बेटा। अगर ये फ्रीज हो रहा है ना, ये तो ग्लेशियर की तरह आइस बना देगा, ये ग्लेशियर लाइक सॉलिड बना देता है। इतने ही टेम्परेचर, देखो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी ये क्या कर रहा है आपका? आइस बना रहा है, ग्लेशियर की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इसी कारण की वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का अगर आप बी पार्ट करें, भाई हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड यूजिंग कार्बोनेट? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो आपका इथेनॉल है, भाई आपने लिखा CH3CH2OH, एक तो ये है, दोनों में 2-2 कार्बन है, ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है। सर हमें क्या पता, हमें थोड़ी दिख रहा है उसमें OH
भाई मैं OH हूं, मैं COOH हूं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इथेनोइक एसिड है और ये इथेनॉल है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है इन्होंने कि हम कैसे इसको डिफरेंस करेंगे, किससे, जब आप इसका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाएंगे। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट Na2CO3। भाई क्या होगा, जैसे ही हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं ना, तो ये क्या करता है, बेसिकली हाइड्रोजन को हटा के यहां सोडियम लगा देता है, CH3COONA। सर इससे हमें क्या पता लगेगा, प्लस यहां से CO2 गैस निकलेगी, प्लस पानी निकल जाएगा। ठीक है, आप बैलेंस कर दीजिए, 2 लग जाएगा यहां पे, बेसिकली यहां भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो जहां से CO2 मिला आपको, तो मान के चलो वो क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। ठीक है, अब सर इसके साथ क्या होगा, इथेनॉल के साथ क्या होगा, बेसिकली जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, भाई इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब अगर इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी तो एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। मतलब हमें यहां से ये पता चला, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो इथेनॉल है कि इथेनोइक एसिड है। अगर जैसे ही मैंने इस पे सोडियम कार्बोनेट डाला, अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो कन्फर्म है वो कौन सा है, आपका इथेनोइक एसिड है। अब मैं दूसरा भी कर लेता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अगर वो एज इट इज वैसा ही पड़ा तो मान के चलो रिएक्शन ही नहीं हुई, रिएक्शन ही नहीं हुआ तो मानिए वो कौन सा है, एल्कोहल। क्या है वो, एल्कोहल। तो ये चीज आप ध्यान रखें। समझ गए मेरी बात आप? आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बोला क्या है, इसके सी पार्ट में बोला है कि इनकी रिएक्शन भी लिखो। इनकी रिएक्शन हमने लिख दी, इसकी रिएक्शन ये है। और अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, भाई इसकी कंफर्मेसी के लिए हमें चाहिए होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये सोडियम कार्बोनेट था, अब इसके लिए चाहिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, देखो अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तब भी आपको फर्क कुछ नहीं है, सेम आएगा, सेम रिएक्शन होगी, यही मिलेगा आपको तब भी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बाइकार्बोनेट के साथ भी तो सोडियम कार्बोनेट के साथ भी बात एक ही है। तो आइए अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 13th क्वेश्चन पे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको क्या दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लींजिंग ऑप्शन, क्लींजिंग जो एक्शन होता है सोप का, उसके बारे में पूछा गया है। 3 पार्ट से इसमें बेटा। ए में बोल रहा है एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विद लेबल डायग्राम। आपने एक्सप्लेन करना है कि जो सोप होता है वो किस तरह से काम करता है सफाई का, विद हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में क्या सिंपल सा है, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में जो सोप मॉलिक्यूल होता है आपका, ध्यान रखना, जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसके 2 एंड्स होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिलिक टेल, ठीक, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक हेड। ये 2 एंड्स होते हैं बेसिकली इस सोप के, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, अच्छा सॉरी, यहां पर हाइड्रोफिलिक हेड होना था और यहां पर टेल। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। और नॉन पोलर पार्ट जो होता है ये अट्रैक्ट करता है किसको, ऑयल या ग्रीस, इनको ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आपका पोलर पार्ट होता है। कैसा होता है, पोलर पार्ट, पोलर पार्ट होता है ये बेसिकली। तो होता क्या है, बेसिकली जो पोलर पार्ट होता है ना, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करता है, पानी को। भाई होता क्या है, ध्यान से समझिएगा अब आप बात सारी।
आपको समझ में आ गई। नॉन पोलर पार्ट क्या करेगा, ऑयल और ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा, और जो पोलर पार्ट है वो अट्रैक्ट करेगा आपका वाटर को। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसमें आपको कैसे क्वेश्चन सॉरी आपको किस तरह से इसमें काम करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप क्या करते हैं, सोप को ऐड करते हैं जो गंदे कपड़े होते हैं जैसे धोने के लिए, ठीक है, तो जो डर्ट और ऑयल होती है, जो डस्ट होती है, जो ऑयली डस्ट होती है, ग्रीस होती है ना, जो उसका हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, इसके साथ वो डस्ट क्या करती है, अटैच हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल क्या करती है, इस ऑयल या ग्रीस के साथ या डस्ट के साथ क्या होती है, अटैच हो जाती है। जबकि हाइड्रोफिलिक एंड वाटर को इकट्ठा करके रखता है। आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, एक झाग टाइप जिसे हम बोलते हैं, झाग बन जाता है उसमें। तो आपने देखा होगा वाटर के, जैसे आप कपड़े धोते हैं ना, तो जैसे ही झाग आप साफ करते हैं पानी से, तो कपड़े भी साफ हो जाते हैं, क्योंकि जो डस्ट होती है उस झाग के साथ निकल जाती है। और उस झाग को क्या बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हाइड्रोफोबिक आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, इसके नीचे हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये जो क्लस्टर बनी आपकी, इसको बोलते हैं माइजेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, माइजेल फॉर्मेशन। इस तरह से जो माइजेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस माइजेल फॉर्मेशन की वजह से ये जो डस्ट जो है, फिर जैसे ही आप इसके ऊपर वाटर डालेंगे, ठीक है, कपड़ों के ऊपर पानी डालते हैं, फिर जिसको बोलते हैं जी हमने कपड़े साफ कर दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर एज इट इज, और ये सारी डस्ट जो है इस माइजेल के अराउंड चिपक जाती है। इस माइजेल के अराउंड जो है सारी की सारी डस्ट बेसिकली चिपक जाती है। तो क्या होता है, बेसिकली आपकी वो डस्ट रिमूव हो जाती है, उसी झाग के साथ निकल जाती है वो डस्ट पार्टिकल्स भी। ठीक है, सोप माइजल इज वॉश्ड अवे। अब बी क्या पूछा हुआ है, बी में ये पूछा है कि जो आपका सोप होता है ना, साबुन होता है, वो हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करता है। हार्ड वाटर अगर आप यूज करेंगे कपड़े धोने के लिए साबुन के साथ, उसमें काम नहीं करेगा वो बेसिकल। तो ऐसा क्या रीजन है, इसका ध्यान से समझिएगा। क्या कारण है कि व्हाई डू सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। भाई जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर में बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, फॉस्फेट्स होते हैं इसमें, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जैसे ये सोप के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। अब इनसॉल्युबल का मतलब हो गया वो चिपक जाएगा उसमें, वो आपका रिमूव नहीं होगा वाटर के साथ। तो इसी कारण की वजह से ये काम नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका सोप के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कुछ इनसॉल्युबल स्कम बना देता है, जिसकी वजह से सोप लदर नहीं बना पाती है, और उसकी जो साफ करने की कैपेसिटी है, क्लींजिंग एफिशिएंसी है, वो भी रिड्यूस हो जाती है आपकी। ठीक है, अब आपके पास लास्ट इसमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में कि सर सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। सी पार्ट में भाई सोप क्या करते हैं, सबसे पहले सोप क्या होता है, जो नेचुरल ऑयल से बनते हैं। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट पेट्रोकेमिकल से बनते हैं आपके। ठीक है, सोप जो होते हैं आपके हार्ड वाटर में अच्छे से काम नहीं करती है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छा काम करती है। बढ़िया साहब, अगर हार्ड वाटर है तो मान के चलो आप डिटर्जेंट का यूज करो। ठीक है, और भाई सोप जैसे ही हार्ड वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या बना देती है, स्कम बना देती है, जबकि डिटर्जेंट स्कम फॉर्म नहीं करता, तभी तो वो साफ हो जाता है। ठीक है, और सोप बायोडिग्रेडेबल होती है, जबकि डिटर्जेंट लिखा हुआ जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जनरली, ऐसा नहीं भाई सारे डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जनरली बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। ठीक है, तो अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखो ध्यान से समझिएगा भाई, कोई कंपाउंड एक्स है, कोई कंपाउंड एक्स है जिसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है। कार्बन के नंबर उसने 2 दिए हैं। ठीक है, इन इट्स मॉलिक्यूल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओ हो, ये जो एक्स है, जैसे ही आप इस एक्स के अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं,
ब्लू लिटमस जैसे ही आप डालेंगे वो रेड में बदल जाएगा। क्या बात है, रेड में बदलती तो मतलब एसिड है वो, इतना तो कंफर्म हो गया। 2 कार्बन वाली एसिड है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 कार्बन वाली एसिड कौन सी होती है? इथेनोइक एसिड, CH3COOH, ठीक है। एंड 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर। और अगर उसी 5 to 8% जो हमने X देखना है, यहां पे भी X क्या है बता मैंने दिया ऐसे इथेनोइक एसिड, अगर उसी को क्या किया जाए वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो एज ए वो प्रिजर्वेटिव यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम उसको, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है X आपने और इसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना है। ए पार्ट तो यही बोला हुआ है इसमें, ठीक है। तो क्या है ये इथेनोइक एसिड ही है भाई, क्योंकि ब्लू लिटमस रेड तभी होगा अगर वो एसिड होगा। तो क्या होगा? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाली CH3COOH, इथेनोइक एसिड। कौन होगा बेटा? इथेनोइक एसिड होगा बेसिकली ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअल में इसी को अगर इसमें अगर आप क्या डाल देते हैं बेसिकली 5 to 4% लिया आपने, 4 to 5 to 8% लिया, ठीक है। उसी को आप विनेगर बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, विनेगर सुना होगा ना, विनेगर एज अ प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए जो है विनेगर का यूज किया जाता है। जैसे आप अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल वगैरह बनाते हैं, तो उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या डाली जाती है? विनेगर डाली जाती है, तो वो इसीलिए होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और सेकंड कार्बन के अराउंड भाई क्या है? एक ही है, बट 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसे लिखेंगे COOH ऐसे। इसके पास ये, इसके पास केवल 2 लोन पेयर्स। इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये अब उसके बाद इसका बी पार्ट पूछा है, कंपेयर इट्स नेचर एंड विद मिनरल एसिड। भाई पीएच बतानी है आपने इसकी, ठीक है। आप इसमें पीएच बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि कंपेयर इट्स पीएच नेचर, पीएच नेचर बताना है आपने कि एसिडिक बेसिक क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे इस बात को, ठीक है। देखो भाई इथेनोइक एसिड की जो पीएच होती है ना, वो 3 से 4 के बीच में लाई करती है। और 3 से 4 के बीच लाई करने का मतलब है कि इसकी पीएच ज्यादा है। पीएच ज्यादा होने का मतलब है ये वीक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वीक एसिड कहलाता है, क्योंकि पीएच की रेंज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना एसिड वीक होता जाएगा, वो बेस की तरफ जाना शुरू हो जाए, पहले न्यूट्रल की तरफ जाएगा ना वो आपका। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेसिकली। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर अगर क्योंकि लेस देन आपकी क्या रही है, देखो होता क्या है तब अगर मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड की मिनरल एसिड्स कौन से हो गए आपके? जैसे HCl हो गया आपका, है ना, इसकी पीएच भाई जी 1 होती है। तो ये कंपैरिजन है इसका मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है जबकि ये आपका वीक एसिड है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर इसी X की, मतलब ये जो X हमने कंपाउंड निकाला इथेनोइक एसिड, अगर इसी की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करते हैं तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, और जो कि परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। आपको वो रिएक्शन भी लिखनी है और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो आइए करते हैं इसको। तो आइए अब देखते हैं हम अगला, इसका जो लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है। इसने बोला है कि अगर आप इसी कंपाउंड को, भाई ये जो CH3COOH है, अगर इसी की रिएक्शन आप इथेनॉल के साथ करवा दे, C2H5OH के साथ, किसके साथ करवा दे? इथेनॉल के साथ करवा दे, तो क्या होता है? ये आपको बना देता है एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है यहां पे आपकी, क्या हो जाती है? एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जब एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है तो देख सकते हैं आप यहां पर बनेगा CH3COO C2H5। बेसिकली ये इसका H और इसका H निकल जाता है, बाकी ये जुड़ जाता है आपका, ठीक है। समझ गए? ये OH
और इसका H निकल जाता है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। जहां पर आपको ये RC डबल बॉन्ड OC मिल जाए ना, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं सर? एस्टर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है सर? एस्टर बोल दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? ये एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस आपको वाटर मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। और इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। क्या नाम होता है? इथाइल एसीटेट इसका नाम होता है बेसिकली। और इसकी स्मेल स्वीट सी होती है, स्वीट स्मेलिंग होता है, और इसको परफ्यूम में यूज किया जाए। जो आप सुगंध छिड़कते हैं ना, आर्टिफिशियल परफ्यूम जिसे हम बोलते हैं, अत्तर बोलते हैं, कोई परफ्यूम बोलता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये डला होता है आपका इथाइल एसीटेट, नाम होता है इसका इथाइल एसीटेट। भाई इसको एक याद करने का मैं तरीका बताता हूं, चाहे कोई भी एस्टर बन जाए। फिर आपने करना क्या है, ध्यान से समझना। जैसे आपने लिया CH3COOH, ठीक है, प्लस इसका OH इस तरफ लीजिए, HO, फिर C2H5। आपने क्या करना? वाटर निकालना, पहले का OH दूसरे का H। वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया यहां से, तो क्या बचा? फिर बाकी जोड़ दो सब कुछ, CH3COOC2H5, बस इथाइल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल एसीटेट बोलेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई भी एसिड अल्कोहल रिएक्ट करवा दो, आपने तो बस वाटर रिमूव करवाना और उसको जोड़ देना है, ठीक है। अब हो जाएगा ये। अब अगला, अब डी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, फिर एक क्वेश्चन बचता है आपका, ठीक है। इस 14th क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो बोल रहा है कि ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर इसी की रिएक्शन आप क्या करें? सोडियम कार्बोनेट के साथ करें, मतलब Na2CO3 के साथ करें। तो अभी मैंने वो पिछले क्वेश्चन में भी रिएक्शन करवाई, उसमें क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनता है, प्लस आपको वाटर मिलता है, ठीक है। आपको बोला है एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कलरलेस गैस होती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से CO2 निकल रहा है? तो एक्चुअल में क्या होगा, जो उसको आप लाइम वाटर में पास करवाएंगे, जैसे ही आप उसको लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो उसको मिल्की कलर का जो है बेसिकली अपीयर कर देगा और सॉल्ट बन जाएगी सोडियम एसीटेट। तो इस तरह से ये होता है बेसिकली, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम अपने अंतिम सवाल पे। अब आ जाता है अपना 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक सिचुएशन दी हुई है, Rena while doing certain reactions observed that on hitting substance X। कोई नाम रेना नाम का कोई लड़का है, उसने क्या किया? एक रिएक्शन ऑब्जर्व की। क्या रिएक्शन ऑब्जर्व की? कि जब उसने कोई X कंपाउंड है उसको विनेगर के साथ, विनेगर लाइक स्मेल के साथ हीट किया उस X को, तो विनेगर की स्मेल उससे देखने को मिली विद अ सब्सटेंस Y विच इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की रूप में जो है यूज किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस Z molecular formula having molecular formula when heated with caustic soda, Z gives black। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड Y इज, तो ऑप्शन आपने सबसे पहले तो देखना है। ए ऑप्शन में, ए जो आपका पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है? ए पार्ट में ये बोल रहा है कि XYZ क्या है, आपने वो चेंजेस भी बताने हैं जो इनमें आ रहे हैं। देखो होता क्या है, ये जो X लिया है ना, विनेगर लाइक, अभी जस्ट हमने पढ़ा इथेनोइक एसिड है, तो X तो मिल गया, में विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है? X, इथेनोइक एसिड। CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड हो गया X। सर Y क्या? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा जो इथेनॉल होता है ना, C2H5OH, तो उसको एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट लिया जाता है। तो Y भी आइडेंटिफाई हो गया इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, हिंट दिया है ब्रैकेट में इसने, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, बाई नेम दिया वो NCERT में, ठीक है। फिर बोला है Z, बोले सर स्वीट स्मेलिंग है, अभी हमने पढ़ा इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, या इसी का नाम दूसरा होता है इथाइल इथेनोएट भी बोलते हैं, IUPAC। आपको बोला है जी सर इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखो। कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं करना है भाई, जब इनको रिएक्शन करते हैं तो ये मिलता है हीट करने पर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और क्या निकल जाता है साथ में? साथ में क्या निकलेगा इससे? पानी निकल जाएगा।
इन दोनों को जोड़ने पर ये निकल जाएगा। अभी की हमने ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों बोला हमने इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? क्योंकि एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, COOR, RCOOR ग्रुप जो है इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप गलती से, अब ध्यान रखना, इसमें बोला है कि Z को आपने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया। जैसे ही आप इस N को, जो Z है, इस Z को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से देखो क्या होगा, ये आपका अलग हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका बेसिकली CH3 COONA और साथ में बन जाता है C2H5OH। अगेन उल्टी हो जाती है रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप फॉर्मेशन हो जाता है। देखो, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड्स क्या होता है? सोप्स ही तो होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है आपकी। ठीक है, जहां सोप बन रहा है आपका। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें हम बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का भी एडिशन करते हैं। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल होता है इसमें? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये वाटर को रिमूव करता है जब एस्टर फॉर्मेशन हो रहा होता है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी एस्टर जो है फॉर्म हो जाए। तो इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो H2SO4 का क्या रोल है भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। और लास्ट में क्या बोला है कि अगर इसको वाटर बाथ करवा दिया जाए, इसकी रिएक्शन वाटर बाथ के साथ करवा दी जाए, तो होता क्या है, यहां से अनकंट्रोल, देखो होता क्या है, जैसे ही आप इस रिएक्शन मिक्सचर को वाटर बाथ में हीट करते हैं तो एक कंट्रोल हीटिंग में अगर करेंगे तो ये क्या करता है, बर्निंग होने से प्रिवेंट करता है इसको और डिकम्पोजिशन करवा देता है और वो इनफ्लेमेबल होता है बेसिकली। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चनों से आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा इसमें क्योंकि वो हमने पहले भी कर लिया है लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट भी। तो आई होप आप सभी को ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। कोई भी अगर लेक्चर डलता है, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डलती है तो आप तक वो पहले पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और अपने रिव्यूज जरूर दे बाय कमेंट्स, ताकि हमें पता लगे भी क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिस तरह से आपको समझाया पूरा केमिस्ट्री का, आप अच्छे से अपने बोर्ड के एग्जाम को फोड़ के आएंगे। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।